प्यारे बच्चों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कोडोलॉजी वर्ड पे। बेटा आज की क्लास ये हमारी पाइथन के जो सिलेबस है उसकी 6वीं क्लास होने वाली है। 5 क्लासेस में हमने आपको चैप्टर नंबर 1 टोटली बहुत अच्छे तरीके से कवर करवा दिया है और आज की इस क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 2 की बात करेंगे जो कि हमारा हो जाता है एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट का। ठीक है ना। और आपको इस पूरे चैप्टर में केवल इतना ही समझना है कि एल्गोरिदम को कैसे लिखते हैं, डिजाइन करने का तरीका क्या है, सूडो कोड क्या होता है और फ्लो चार्ट क्या होता है। फिलहाल हमने सब चीजों को पहले भी वीडियोस में समझा रखा है, बट ये चैप्टर ही उसी पर डिपेंडेंट है, तो हम लोग इसमें बहुत ब्रॉड तरीके से इस पूरे टॉपिक को एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट को समझने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं एल्गोरिदम किसे कहते हैं। तो बेटा एल्गोरिदम जो वर्ड है वो एक मैथमेटिशियन थे अल ख्वारिज़मी, इनके नाम पर ये वर्ड आया जिसका मतलब ही होता है प्रोसीजर या टेक्निक। ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है? प्रोसीजर या टेक्निक। और हमने आपको बताया भी था एल्गोरिदम होता क्या है। तो किसी भी समस्या के समाधान का जो क्रमबद्ध तरीका होता है वो कंप्यूटेशन कहलाता है और उसी कंप्यूटेशन को ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में लिखना ही क्या कहलाता है? एल्गोरिदम लिखना कहलाता है। ठीक है ना। तो उसी के बारे में बताया जा रहा है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेसिकली एल्गोरिदम का इस्तेमाल करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और जो एक एल्गोरिदम होता है वो एक सीक्वेंस होता है ना, किसका? स्टेप्स का, जिसके थ्रू हम लोग किसी भी विशेष समस्या के समाधान को ढूंढते हैं। हाँ? या फिर हम लोग कह सकते हैं कि एन एल्गोरिदम इज अ स्टेप of a set of instructions that is written in human readable language to find out the solution of any problem। ठीक है ना। फिर से डेफिनेशन सुनिएगा। एन एल्गोरिदम is a set of instructions that is written in human readable language to find out the solution of any specific problem। ये एक बहुत सिंपल सी परिभाषा हो गई। ठीक है ना। हाँ, याद रखना है कि ये हमारा एक ऑर्डर्ड सेट होता है, ठीक, और एक अनएम्बिगियस सेट होता है, मतलब कि इससे हमको सॉल्यूशन का पता चल जाता है और एक रिजल्ट प्रोड्यूस भी करता है ये। ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। आगे बात करते हैं हम लोग बेटा। एल्गोरिदम हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। एल्गोरिदम के पास विशेष प्रकार की कुछ क्वालिटीज होती हैं, जैसे एल्गोरिदम में और मे नॉट रिक्वायर इनपुट। ठीक, एल्गोरिदम को जरूरत हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, उसको इनपुट देने की नीड पड़ भी सकती है और नहीं भी पड़ सकती है। दूसरी बात आउटपुट की, तो ईच एल्गोरिदम इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस एटलीस्ट वन रिजल्ट, मतलब हर एल्गोरिदम से ये उम्मीद होती है कि वह कोई ना कोई आउटपुट आपको प्रदान करेगा। ठीक है ना। और एक चीज और कि डेफिनेटनेस इसके अंदर होती है। डेफिनेटनेस का मतलब होता है कि ये कुछ फाइनाइट स्टेप्स में ही कंप्लीट हो जाता है, बहुत बहुत बड़ा विस्तृत नहीं, बहुत ही विस्तृत नहीं होना चाहिए। कह रहा ईच इंस्ट्रक्शंस मस्ट बी क्लियर एंड एम्बिगियस। ठीक है ना। ये हमने आपको पहले ही बताया। उसके बाद कह रहा है कि फाइनाइटनेस इट if the instructions of an algorithm are executed the algorithm should terminated after finite number of steps। मतलब वही है कि अगर एल्गोरिदम लिखा गया है तो वो कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद टर्मिनेट हो जाना चाहिए। ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। आगे फिर कह रहा है द एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट इंक्लूड फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। ठीक, कुल मिलाकर के इतना समझिए। हमने आपको बताया भी था कि फ्लो चार्ट कितने प्रकार का होता है या एल्गोरिदम कितने प्रकार का होता है। तो बेटा एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट 3 प्रकार का होता है, सीक्वेंशियल, ब्रांचिंग जिसको हम लोग कंडीशनल भी कहते हैं, और तीसरा आपका इटरेटिव जिसको लूप भी कहते हैं, रिपीटेशन भी कहते हैं। ठीक है ना। समझिएगा, सीक्वेंशियल का मतलब एक फ्लो में चलता चला आए ऐसे बस। ठीक, वो कहीं से डिवाइड ना हो, कहीं से उसकी ब्रांचेस ना निकले, वो सीक्वेंशियल कहलाता है। ठीक, और जो आपका ब्रांचिंग है वो एक फ्लो में आ रहा होता है, उसके बाद उसकी 2 ब्रांचेस या 3 ब्रांचेस बन जाती हैं, मतलब मिनिमम 2 ब्रांचेस उसकी बन जाती हैं, और एक ब्रांच होती है यस वाली कंडीशन में और एक ब्रांच हो जाती है नो वाली कंडीशन में। तो ये आपका ब्रांचिंग हो गया। और रिपीटेशन वाला क्या होता है? तो रिपीटेशन में बेटा क्या होता है, सिंपल सा तरीका आपको याद रखना है कि आप किसी विशेष काम को नंबर ऑफ टाइम करना शुरू करो। जैसे यहां से एक आपका फ्लो चार्ट ऐसे आ रहा है और यहां से आपका एक यहां से यहां तक फिर से आपको रिपीट करना है, तो ये इतना स्टेप क्या होने लगेगा, ये इतना स्टेप बार बार रिपीट होने लगेगा। और ऐसा ही फ्लो चार्ट हमारा क्या कहलाता है, रिपीटेशन फ्लो चार्ट या फिर लूपिंग फ्लो चार्ट या फिर इटरेटिव फ्लो चार्ट कहलाता है। ठीक है ना। यहां पर देखते हैं लिखा क्या हुआ है, इन द सीक्वेंस स्ट्रक्चर स्टेटमेंट्स आर प्लेस्ड वन आफ्टर द अदर, मतलब यहां पर स्टेटमेंट्स को एक के बाद एक ऐसे लिखा गया होता है और उसी क्रम में ये एग्जीक्यूट भी होती है स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक। ठीक है ना। जो कहां से स्टार्ट होंगी, अप से डाउन तक आएंगी। ठीक, ब्रांचिंग जो आपका फ्लो चार्ट होता है या ब्रांचिंग एल्गोरिदम होता है, कह रहा है इन ब्रांच कंट्रोल्स देयर इज अ कंडीशन। बताया ना मैंने, यहां पर एक कंडीशन होती है और वो कंडीशन अगर ट्रू है
तो ट्रू की डायरेक्शन में मूव करेगा, अगर फॉल्स है तो फॉल्स की डायरेक्शन में मूव करेगा, है ना। या फिर कह रहा है एक डिसीजन या तो ट्रू हो सकती है तो फॉल्स हो सकती है। इन द केस ऑफ ट्रू वन ऑफ द टू ब्रांचेस इज एक्सप्लोर्ड, बट इन द केस ऑफ फॉल्स द कंडीशन द अदर अल्टरनेटिव इज टेक। मतलब अगर आपको गलत कंडीशन मिली तो आप वहां से और भी कंडीशन चाहे तो ले सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली भी आ सकते हैं। तो ये चीज आपको थोड़ा सा याद रखना है। हाँ, अगर आपको उसके बाद भी कंडीशन लेनी है तो फिर एलिफ का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा या फिर एल्स इफ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लूपिंग में क्या कह रहा है, कह रहा है द लूप और रिपीटेशन अलाउज अ स्टेटमेंट्स टू बी एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली बेस्ड ऑन अ सर्टेन लूप कंडीशन। और हाँ, ये आपका जो लूपिंग होता है ये दो तरीके से चलता है, ये तो या तो फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे आप या तो व्हाइल लूप का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर कंडीशन के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, इफ एल्स का इस्तेमाल करते हैं। ये भी चीज आपको याद रखनी है। तो बात समझ में आ गई। आगे बात करते हैं अगले टॉपिक की बेटा, जो कि है हमारा एडवांटेज ऑफ एल्गोरिदम। एल्गोरिदम के क्या क्या एडवांटेज हैं, क्या क्या उसके फायदे हैं। तो देखिए, यह एक स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन का, ठीक है ना, जो कि प्रॉब्लम को समझने में और उसके सोल्यूशन को ढूंढने में इजी बना देता है। फिर कह रहा है एन एल्गोरिदम यूज अ डेफिनेट प्रोसीजर डिफाइन, यह एक फिक्स प्रोसीजर के तहत ही लिखा जाता है, मतलब स्टार्टिंग कहां से होगी एंड कहां से होगा उसमें हर चीज पूरा डिफाइन रहता है। कह रहा है इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या किसी भी भाषा पर निर्भर नहीं है, या एक लैंग्वेज इंडिपेंडेंट कह सकते हैं कि इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है। सो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड फॉर एवरीवन या विदाउट प्रोग्रामिंग नॉलेज। मतलब अगर किसी व्यक्ति को प्रोग्रामिंग की थोड़ी भी नॉलेज नहीं है तो भी वो एल्गोरिदम को समझ सकता है। क्यों? क्योंकि यह लैंग्वेज से इंडिपेंडेंट होता है और आप किसी भी लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं, ठीक। फिर कह रहा है एवरी स्टेप इन एन एल्गोरिदम हैज इट्स ओन लॉजिकल सीक्वेंस, हाँ, इट इज इजी टू डिबग। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। ये आपका क्या हो गया, एल्गोरिदम का एडवांटेज हो गया, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। कह रहा है एल्गोरिदम को कैसे लिखा जाता है। तो एल्गोरिदम को लिखने का तरीका क्या है, पहला स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन योर एल्गोरिदम इनपुट्स। बस वही सारी कहानी जो हमने आपको कंप्यूटेशन में 6 स्टेप्स बताए थे, उन्हीं 6 स्टेप्स को फॉलो करना है, उसी से आपका एल्गोरिदम भी बनेगा, उसी से आपका फ्लो चार्ट भी बनेगा। तो आपने अगर अभी तक पहली दूसरी वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के उसको जरूर देखिए, तब ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी, एकदम इजी वे में आप इसको समझ पाएंगे, ठीक। जैसे कह रहा है कि हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है किसी रेक्टेंगल का एरिया। हाँ, अब रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना है तो बेटा हमको हाइट लेनी पड़ेगी, और हाइट लेने के साथ साथ हमको विड्थ लेना पड़ेगा, ठीक। तो हमने क्या किया, हमने वेरिएबल को डिफाइन कर लिया और एक हाइट नाम का वेरिएबल ले लिया और एक विड्थ नाम का वेरिएबल ले लिया, या फिर आप चाहे तो एच और डब्ल्यू भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक। अब हम कोशिश ये करें कि हमारा जो वेरिएबल है वो मीनिंगफुल हो। क्यों? क्योंकि एच और डब्ल्यू से थोड़ा सा कभी कभी आपको कंफ्यूजन हो सकती है, मगर हाइट और विड्थ से कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक। तो इस तरीके से आपको क्या कर लेना है, पहले अपने वेरिएबल को डिफाइन करना है, देन उसके बाद फिर आपको आउटलाइन बनानी है एल्गोरिदम के ऑपरेटर्स की, मतलब कि हमारा फॉर्मूला क्या होगा एरिया को निकालने का, उसको आपको डिजाइन करना है, लिखना पड़ना है, ठीक। तो वो आप वहां पर वो कर सकते हैं कि एरिया का बराबर क्या होता है, एल इंटू विड्थ होता है, या फिर आप हाइट और विड्थ लिए तो एच इंटू डब्ल्यू कर सकते हैं, या फिर हाइट इंटू विड्थ कर सकते हैं। हाँ, और एरिया नाम का वेरिएबल ले लेंगे जहां पर आपका एरिया स्टोर हो जाएगा, ठीक। तो ये आपको सारी बातें यहां पर करनी होती हैं। देन आपको फिर क्या करना होता है, अपने आउटपुट को या फिर अपने रिजल्ट को दिखाना होता है, शो करना होता है, ठीक है ना। तो ये चीज क्या हो गई, ये चीज हो गया किसी भी एल्गोरिदम को लिखने का तरीका। अभी हम आपको बहुत सारे एग्जांपल देंगे, करीब करीब 40 से 45 एग्जांपल देंगे, तो आप बहुत अच्छे तरीके से उसको समझ पाएंगे। चलिए आगे आगे बात करनी है हमको किसके बारे में बेटा, हमको बात करनी है थोड़ा सा फ्लो चार्ट के बारे में। फ्लो चार्ट क्या होता है, द फर्स्ट डिजाइन ऑफ फ्लो चार्ट गोज बैक टू 1945। हाँ, 1945 में सबसे पहला फ्लो चार्ट बनाया गया, हाँ, विच वॉज डिजाइंड बाई जॉन वॉन न्यूमान, ठीक है ना। जॉन वॉन न्यूमान ने सबसे पहला फ्लो चार्ट बनाया। अनलाइक एन एल्गोरिदम फ्लो चार्ट यूजेस डिफरेंट सिंबल्स, ठीक है ना। एल्गोरिदम की तरह नहीं, फ्लो चार्ट जो है आपका वो एक विशेष प्रकार के सिंबल्स का इस्तेमाल करता है, और इन सिंबल्स को जो देने का श्रेय है बेटा वो आंसी को जाता है। किसको जाता है, आंसी को जाता है। मतलब इन सिंबल्स को स्टैंडर्डाइज किसने किया, तो आंसी ने इन सिंबल्स को स्टैंडर्डाइज किया। इस बात को भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, ठीक। और डेफिनेशन की बात करें तो बहुत प्यारी सी डेफिनेशन बता देता हूं आपको कि अ फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम, दैट्स इट, ठीक है ना। अ फ्लो चार्ट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी एल्गोरिदम, बात खत्म। ये बहुत सिंपल सी परिभाषा हो गई। फिर कह रहा है इट इज अनदर कॉमनली यूज्ड प्रोग्रामिंग टूल बाय लुकिंग अ फ्लो चार्ट कैन अंडरस्टैंड द ऑपरेशन एंड सीक्वेंस, ठीक है ना। ये लॉजिक वगैरह को बताने के लिए इस्तेमाल होता है। बहुत सारी बातें यहाँ पर आपको लिखी हुई हैं, आप इसको पढ़ सकते हो। एक बात अभी जो मुझको याद आ रही है कि ये सब
आया कहां से, तो हमने आपको पहले ही सेकंड लेक्चर में पढ़ाया था एपीएफपी रूल। क्या पढ़ाया है? एपीएफपी रूल पढ़ाया है। तो एपीएफपी रूल में ही सबसे पहली चीज क्या होती है बेटा? एल्गोरिदम होती है, दूसरी चीज स्यूडो कोड होती है, तीसरी चीज फ्लोचार्ट होती है और चौथी चीज होती है प्रोग्राम का डेवलपमेंट। ठीक है ना? तो वहीं पर ये सारी बातें वहीं से निकल के आ रही हैं, इसीलिए हम लोग एल्गोरिदम और फ्लोचार्ट जो टॉपिक है इसको सेकंड चैप्टर में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। ठीक, अब एडवांटेज क्या है फ्लोचार्ट का? तो फ्लोचार्ट के एडवांटेज को देखते हैं। कह रहा है कि फ्लोचार्ट इज एन एक्सेलेंट वे ऑफ कम्युनिकेटिंग द लॉजिक ऑफ ए प्रोग्राम। मैंने बताया ना, लॉजिक, प्रोग्राम का लॉजिक लिखने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? फ्लोचार्ट का इस्तेमाल करेंगे। कह रहा इजी एंड एफिशिएंट टू एनालाइज प्रॉब्लम यूजिंग फ्लोचार्ट। हम प्रॉब्लम को बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, बहुत इजी वे में और एफिशिएंट वे में। किसके इस्तेमाल से? फ्लोचार्ट के इस्तेमाल से। कह रहा ड्यूरिंग प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल द फ्लोचार्ट प्लेज अ रोल ऑफ ब्लूप्रिंट व्हिच मेक्स प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोसेस इजियर। मतलब अगर आपने लेआउट बना रखा है, आपने सीक्वेंस बना रखा है, आपने फ्लो दिखा रखा है प्रोग्राम का, तो आपको प्रोग्राम का डेवलपमेंट करने में बहुत आसानी मिलेगी, जैसे कि आपने एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है अपने प्रोग्राम का। ठीक है ना? वही काम कौन करता है? फ्लोचार्ट करता है। ठीक, कह रहा आफ्टर सक्सेसफुल डेवलपमेंट ऑफ ए प्रोग्राम it needs continuous timely maintenance during the course of its operation. The flowchart make program और system मेंटेनेंस इजियर। मतलब आपने अगर फ्लोचार्ट कहीं पर तैयार कर रखा है तो अभी नहीं, आने वाले टाइम में भी आप अपने प्रोग्राम को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकते हो, और मेंटेन करना, अपडेट करना, मॉडिफाई करना बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक, कह रहा इट इज इजी टू कन्वर्ट द फ्लोचार्ट इनटू एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोड। बहुत अच्छे तरीके से अगर आपने फ्लोचार्ट बना रखा है तो आप अपने फ्लोचार्ट को कोड में या फिर प्रोग्राम में बहुत आसानी के साथ कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि लगभग सारी चीजें हमको फ्लोचार्ट में ही समझ आ जाती हैं। बात समझ में आ गई? आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि फ्लोचार्ट में कुछ सिंबल्स भी होते हैं बेटा। यहां पर लिखा भी हुआ है कि फ्लोचार्ट इज अ डायग्रामेटिक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। बस वही बात, एल्गोरिदम को अगर हम लोग किस फॉर्मेट में लिख दें, डायग्रामिक फॉर्मेट में लिख दें, या फिर ग्राफिकल फॉर्मेट में लिख दें, या फिर पिक्चोरियल फॉर्मेट में लिख दें, या फिर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन उसका कर दें, तो वो क्या कहलाता है? फ्लोचार्ट कहलाता है। ठीक, और फ्लोचार्ट में कौन कौन से सिंबल इस्तेमाल होते हैं बेटा, उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। सबसे पहला सिंबल है हमारा ओवल। ओवल आपका इस तरीके से बनता है, जिसका इस्तेमाल हम लोग किसके लिए करते हैं? स्टार्ट के लिए करते हैं और एंड के लिए करते हैं। हमने आपको ये सारी चीजें सेकंड वीडियो में बता भी रखी हैं। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम आपका इस फॉर्मेट में होता है। इसका इस्तेमाल किसके लिए होता है? इनपुट के लिए होता है और आउटपुट के लिए होता है। ठीक है, और हमने अभी बताया आपको इन सिंबल्स को स्टैंडर्डाइज किसने किया? इन सिंबल्स को स्टैंडर्डाइज करने का जो श्रेय है वो आंसी को जाता है। अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट नाम की एक संस्था है, उसी ने इसको स्टैंडर्डाइज किया है। ठीक, आगे बात करते हैं। तीसरा सिंबल आपका कौन सा बेटा? रेक्टेंगल हो जाता है। रेक्टेंगल का मतलब हम लोग आयत भी कहते हैं, और इसका इस्तेमाल हम लोग डाटा मैनिपुलेशन के लिए करते हैं, अर्थमेटिकल ऑपरेशन के लिए करते हैं, या फिर किसी चीज को हमको इनिशियलाइज करना है, इनिशियलाइज करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं? इनिशियलाइज करने के लिए भी हम लोग इसी चीज का इस्तेमाल करते हैं। बात समझ में आ गई? आगे बात आती है, अगला है डायमंड। डायमंड शेप का इस्तेमाल बेटा डिसीजन मेकिंग के लिए होता है। डायमंड शेप को कहीं कहीं पर काइट शेप भी लिखा जाता है, तो आपको ये भी याद रखना है, इसको क्या बोलते हैं? काइट शेप भी बोलते हैं। ठीक है ना? तो इसका इस्तेमाल हम लोग कंडीशंस वगैरह के लिए करते हैं, और कंडीशन हमारी दो ही होती है, या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। ठीक, आगे चलते हैं। एरोज का इस्तेमाल, तो एरोज का इस्तेमाल बेटा डायरेक्शन के लिए करते हैं कि हमारा फ्लोचार्ट किस डायरेक्शन में जा रहा है। अभी हम आपको फ्लोचार्ट के रूल भी बताएंगे कि फ्लोचार्ट को लिखने का तरीका क्या है, और फ्लोचार्ट में क्या करना उचित होता है और क्या करना अनुचित होता है। तो हमारी फ्लो लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं? एरो बोलते हैं, या फिर डायरेक्शन बताने का काम हमारी फ्लो लाइंस करती हैं। आगे सर्कल, सर्कल क्या करता है? ये पेज कनेक्टर होता है बेटा, बट सर्कल को हम लोग और अच्छे से डिफाइन करें तो सर्कल के अंदर यहां पर एक होता है कोई लेटर, ठीक है ना, कोई कैरेक्टर, और उसके बाद ये इस आपके फ्लोचार्ट को इंडिकेट करेगा जिस फ्लोचार्ट को आप कनेक्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, और ये हमारा ऑफ पेज कनेक्टर है, जिसको हम लोग इस फॉर्मेट में इस्तेमाल करते हैं। ये प्री डिफाइंड प्रोसेस को दिखाने के लिए हम लोग इस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। प्री प्रोसेसर को दिखाने के लिए हम लोग इस हेक्सागोनल शेप का इस्तेमाल करते हैं, और कमेंट वगैरह को दिखाने के लिए हम लोग इस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल यहाँ की जो इतनी चीजें हैं ये आप नहीं भी याद रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी ये आपके काम की हैं, इतना आपको याद रखना है, जो कि ओवल हो गया स्टार्ट स्टॉप के लिए, पैरेललोग्राम इनपुट आउटपुट के लिए, रेक्टेंगल प्रोसेसिंग के लिए, डायमंड आपके डिसीजन मेकिंग के लिए, एरो आपके फ्लो लाइंस के लिए, और कनेक्टर आपके पेज को कनेक्ट करने के लिए। दैट्स इट। ठीक है ना? बाकी का आप नहीं भी याद रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात आती है, देखो कह रहा है कि द लैंग्वेज यूज्ड टू राइट एल्गोरिथम इज सिंपल एंड सिमिलर टू डे लाइफ। मतलब वही चीज कि एल्गोरिथम लिखने के लिए बेटा हम लोग ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। वो आपकी हिंदी, और भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी, बघेली कुछ भी हो सकती है, फ्रेंच, डच, कोई भी लैंग्वेज आप इस्तेमाल कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप जावा में ही लिखो, आप
पाइथन में लिखो। क्यों? क्योंकि एल्गोरिदम जो है ना बेटा वो ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में लिखा जाता है। ठीक, द वेरिएबल नेम आर यूज टू स्टोर द वैल्यूज, वेरिएबल के जो नाम होते हैं वो उनका इस्तेमाल हम लोग वैल्यूज को स्टोर करने के लिए करते हैं। द वैल्यू स्टोर इन द वेरिएबल कैन चेंज इन द सॉल्यूशन स्टेप, आप जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को सॉल्यूशन स्टेप में चेंज भी कर सकते हो। इन एडिशन सम स्पेशल सिंबल्स आर यूज्ड एज बिलो, ठीक है ना, हमने आपको बताया भी था कि जैसे हमको किसी वैल्यू को असाइन करना है कहीं पर तो हम लोग असाइनमेंट सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारे फ्लो चार्ट में कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है ना, इसका मतलब यह है कि 5 कहां असाइन हो रहा है, 5 हाइट में असाइन हो रहा है, तो इसके लिए आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक भाई, राइट वाली वैल्यू कहां असाइन होती है, लेफ्ट में असाइन होती है, यही चीज हम लोग इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, जो कि हमने आपको पढ़ाया भी है, पहले वाली वीडियोस में पढ़ाया हुआ है। ठीक, तो इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। ऐसे ही हमने यहां पर लिख रखा है सी बराबर ए प्लस बी, तो आप ये भी कह सकते हैं सी को वैल्यू क्या मिल रही है, सी को वैल्यू मिल रही है ए प्लस बी की, तो ये भी एक तरीका हो जाता है उस चीज को लिखने का। तो आई होप आपको इस चीज में आप कंफ्यूजन नहीं होगी, कहीं आप देखेंगे तो आपको इसमें दिक्कत नहीं मिलेगी। बात समझ में आ गई? तो ये सारी बातें थोड़ा सा आपको याद रखनी है। फिर ऑपरेटर कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं उसके बारे में भी जानते रहिए। एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये पावर है ना, ये तो पावर का जो ऑपरेटर है बेटा इसका इस्तेमाल हम लोग कहां करते हैं, सी लैंग्वेज में करते हैं। अगर हम लोग बात करें कि सर पाइथन में पावर के लिए किसका इस्तेमाल होता है, तो पाइथन में पावर के लिए बेटा हम लोग इस्तेमाल करते हैं एक्सपोनेंट ऑपरेटर का, जो कि आपका कुछ इस फॉर्मेट में लिखा जाता है। ठीक है ना, ये हमारा क्या हो गया, एक्सपोनेंट ऑपरेटर हो गया। 2 मल्टीप्लाई लिख दोगे तो क्या बन जाएगा, एक्सपोनेंट ऑपरेटर बन जाएगा, जो कि पाइथन में इस्तेमाल होता है। और ये चीज क्या है, ये आपका सी लैंग्वेज वगैरह में इस्तेमाल होती है। ठीक है, बाकी सारे ऑपरेटर सेम है। फिर रिलेशनल ऑपरेटर में सब कुछ आपको पता है, ये आपका हो गया लेस देन आर इक्वल, ये आपका क्या है इसको, हाँ ये यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। ठीक, इसमें एक ही होता है, ये आपका एक नहीं होगा, इसमें 2 इक्वल होता है, इक्वल का मतलब होता है इक्वल टू, और यहाँ पर एक इक्वल आपका और लगेगा। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि अगर एक इक्वल लगाएंगे तो इसका मतलब असाइनमेंट हो गया, मतलब ए को बी के बराबर किया जा रहा है, और डबल इक्वल लगाएंगे तब होगा कि ए को बी के बराबर है या नहीं, इस बात से को चेक किया जा रहा है। नॉट इक्वल का इस्तेमाल ऐसे हम लोग करते हैं पाइथन में। ठीक, कुछ कुछ लैंग्वेज में हैज भी लगा दिया जाता है। ग्रेटर देन आपका ये हो गया, ग्रेटर देन आर इक्वल ये हो गया, ये रिलेशनल ऑपरेटर कहलाते हैं। अच्छा हाँ, रिलेशनल ऑपरेटर के साथ साथ इसको एक नाम से और जानते हैं, वो होता है कंपैरिजन ऑपरेटर। क्या हो जाता है, कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है ना, इसको भी आप थोड़ा सा याद रखेंगे, इनको हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहते हैं। आगे आपका लॉजिकल ऑपरेटर है। लॉजिकल ऑपरेटर कितने प्रकार का होता है बेटा, लॉजिकल ऑपरेटर हमारा 3 प्रकार का होता है, एंड, और नॉट। ठीक, हाँ एक चीज और कि ये सारे जो आपके ऑपरेटर लिखे हुए हैं ये किस केस में लिखे हुए हैं, ये आपके कैपिटल केस में लिखे हुए हैं, लेकिन पाइथन में ये सारे कैसे होते हैं, स्मॉल केस में होते हैं। मतलब एंड आपका इस तरीके से लिखा जाएगा छोटे लेटर में। ठीक, उसके बाद और भी वैसे ही लिखा जाएगा, ओ आर, फिर नॉट भी वैसे ही लिखा जाएगा, एन ओ टी। ठीक, अच्छा सी लैंग्वेज का भी बता दीजिए सर। तो सी लैंग्वेज में बेटा हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, एंड ऑपरेटर को ये इस तरीके से लिखा जाता है, ये हो गया आपका एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर ऐसे लिखा जाता है, और नॉट ऑपरेटर आपका कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? तो ये आपको याद रखना है इस तरीके से। बाकी सारी कहानी हमने आपको ऑपरेटर वाला चैप्टर जब पढ़ाया था पाइथन का, तो वहां पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा था। ठीक, कंडीशन वगैरह के बारे में, इफ कंडीशन तभी वैल्यू देगी जब ट्रू होगी, है ना, जब फॉल्स होगी तो एल्स कंडीशन फिर आपको आउटपुट देने का काम करेगी। लूपिंग में हमने बताया था व्हाइल लूप काम करता है और डू व्हाइल लूप काम करता है, लेकिन पाइथन में डू व्हाइल लूप काम नहीं करता, तो ये सी लैंग्वेज में काम करता है। फिर बहुत सारी बातें और भी हैं, गो टू स्टेटमेंट वगैरह, इन सबको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब बात आती है कि सर एल्गोरिदम का कुछ एक दो एग्जांपल हो जाए तो बात कुछ बन जाए। ठीक है ना, आइए हम लोग अब चर्चा करते हैं थोड़ा सा एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट की एग्जांपल्स की। तो सबसे पहला एग्जांपल आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, अगर हम थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा कर दें तो आपको बहुत अच्छे तरीके से दिख भी पाएगा। ये आपका पहला एग्जांपल हो गया बेटा, एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट टू फाइंड द सम ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है ना, हमको 2 नंबर का सम फाइंड करना है। हम लोग कैसे अपने फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम को बनाते हैं उसी के बारे में बताया गया है। देखिए पहला स्टेप आपका है, उसमें आपको लिखना है स्टार्ट। फिर आपको क्या करना है, 2 नंबर लेने हैं, तो हमने क्या किया, सेकंड स्टेप में एक नंबर ले लिया ए, फिर थर्ड स्टेप में क्या किया, एक नंबर ले लिया बी, और फोर्थ स्टेप में हमने क्या किया, इस ए और बी को जोड़ दिया और सम नाम के वेरिएबल में इसको रख दिया। हाँ, और फिफ्थ स्टेप में हमने सम को डिस्प्ले करा दिया, और सिक्स्थ स्टेप में हमने क्या किया, स्टॉप कर दिया। ठीक, अब देखिए ध्यान से, स्टार्ट के लिए हम लोग ओवल का इस्तेमाल करते हैं, बताया था। इनपुट या आउटपुट के लिए हम लोग पैरेललोग्राम का इस्तेमाल करते हैं, तो वही किया गया है। यहाँ पर ए को इनपुट किया गया, यहाँ पर बी को इनपुट किया गया। और हमको प्रोसेसिंग करनी हो या मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी हो तो हम लोग रेक्टेंगल का इस्तेमाल करते हैं। तो देखो यहाँ पर सम बराबर ए प्लस बी कर दिया गया है। अब प्रिंट करना था, डिस्प्ले करना था, तो हमने किसका इस्तेमाल करा, तो हमने किसका इस्तेमाल करा बेटा, पैरेललोग्राम का ही, और फिर हमारा प्रोग्राम हो गया स्टॉप।
तो जितने स्टेप लगभग लगभग होंगे हैं किसमें, एल्गोरिदम में, उतने स्टेप आपको किसमें रखने हैं, फ्लो चार्ट में भी रखने हैं। देखो 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया। ठीक, हाँ एक चीज और, ये पूरा फ्लो चार्ट जो है वो देखो एक सिंपल स्ट्रेट लाइन में आ रहा है। इसका मतलब ये कैसा एल्गोरिदम आपका है और कैसा फ्लो चार्ट है, तो सीक्वेंशियल स्टेप आपका हो गया, ये सीक्वेंशियल फ्लो चार्ट या फिर सीक्वेंशियल एल्गोरिदम हो गया। बात इतनी समझ में आई। आइए सेकंड हम लोग एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड एग्जांपल क्या है कि यहीं पर उसी चीज को एक बार फिर से कहा गया है। आपने ए और बी को अलग अलग इनपुट किया था ना, यहां पर हमने ए और बी को एक साथ रख दिया तो भी प्रोग्राम में किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं आएगी और ये आपका फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, यहां पर हमने क्या किया, 5 स्टेप में इसको खत्म कर दिया। बात समझ में आ गई, तो ये आपको इस तरीके से याद रखना है। पहला एग्जाम्पल आपके समझ में आ गया होगा। आइए अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अगला एग्जांपल क्या है, एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। हमको डिग्री सेल्सियस से किस में कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हमने सी नाम का वेरिएबल लिया किसके लिए, डिग्री सेल्सियस के लिए, और एफ नाम का वेरिएबल ले लिया फ़ारेनहाइट के लिए। बस आइए पहले स्टेप में स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट के लिए हमने क्या लगाया, ओवल साइन लगाया। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है कि टेम्परेचर को किस में इनपुट करा लो, सेल्सियस में, किस फॉर्मेट में, सी की फॉर्मेट में, और इनपुट के लिए हम लोग पैरेललोग्राम का इस्तेमाल करते हैं। फिर फॉर्मूला लगाना है, और फॉर्मूला क्या है आपका, एफ बराबर 9/5 इंटू सी प्लस 32। याद है, ना याद हो तो लिख लेना, C/5 बराबर एफ माइनस 32/9, एफ माइनस 32/9। ये आपका क्या हो जाता है बेटा, ये आपका डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला हो जाता है। उसी फॉर्मूले को यहां पर इस फॉर्मेट में लिखा गया है। और फोर्थ स्टेप में क्या किया गया है, टेम्परेचर को डिस्प्ले करा दिया गया। डिस्प्ले कराने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, पैरेललोग्राम का। और फिफ्थ स्टेप में स्टॉप कर दिया गया। बात समझ में आ गई, तो ये भी एग्जांपल आपको समझ में आया होगा, आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि अगला एग्जांपल हमारा क्या है, ये भी वही है। इसमें फ़ारेनहाइट को किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहीं पर आपको केवल इतना काम करना है कि फॉर्मूले को बदल देना है, और इनपुट के रूप में हमको एफ को लेना है, और आउटपुट के रूप में हमको सी को प्रिंट कराना है। बस बात खत्म। क्लियर हो गया ना, इसको आप नोट भी कर लेंगे, एल्गोरिदम भी बना लीजिएगा, फ्लो चार्ट भी बना लीजिएगा, आपको बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं आएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे का टॉपिक क्या है, अगला एग्जांपल हमारा किस चीज का है बेटा, एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट टू फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, एक स्क्वायर है, उस स्क्वायर का हमको एरिया बताना है, पेरीमीटर बताना है। अब स्क्वायर का आपको पता होना चाहिए, स्क्वायर किसे कहते हैं, जिसकी चारों साइडें बराबर हो और हर एंगल 90 डिग्री का हो, स्क्वायर कहलाता है। ठीक, तो स्क्वायर की एक साइड को हमने क्या मान लिया, एल मान लिया। एरिया के लिए हमने एरिया नाम का वेरिएबल ले लिया, और पेरीमीटर के लिए पेरीमीटर नाम का वेरिएबल ले लिया। अब सिंपल सा तरीका, हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रोग्राम को, हाँ फ्लो चार्ट को या एल्गोरिदम को, और पहले स्टेप में हमने स्टार्ट लिखा और यहाँ पर ओवल साइन बनाया। फिर हमने क्या करा, लंबाई को या फिर साइड को इंटर करा लिया, किस फॉर्मेट में, एल की फॉर्मेट में, उसके लिए हमने पैरेललोग्राम लिख लिया। फिर एरिया बराबर एल इंटू एल, यहाँ पे साइड इंटू साइड कहते हैं, यहाँ पर हमने प्रोसेस करवा लिया, एरिया बराबर एल इंटू एल या फिर साइड इंटू साइड। और पेरीमीटर के लिए 4 इंटू एल, हाँ 4 गुणे भुजा। परिमाप के लिए तो परिमाप बराबर हो गया 4 गुणे भुजा। फिर हमने एरिया को डिस्प्ले करा दिया और पेरीमीटर को डिस्प्ले करा दिया, किसमें, पैरेललोग्राम में। और सिक्स्थ स्टेप में हमने क्या कर दिया, अपने प्रोग्राम को, फ्लो चार्ट को बंद कर दिया। बात समझ में इतनी आ गई ना। आइए आगे बढ़ते हैं। इसी चीज को हमको और शॉर्ट में करना हो, रेक्टेंगल की बात आ जाए, अब तो रेक्टेंगल में कुछ नहीं करना भाई, वही चीज हमको लेंथ चाहिए, विड्थ चाहिए। ठीक है ना, और एरिया पेरीमीटर निकालना है हमको। हमने स्टार्ट किया, लेंथ को एंटर कराया और विड्थ को एंटर कराया, एल और बी के फॉर्मेट में। अब एरिया बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, और पेरीमीटर बराबर होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। ठीक, तो ये आपका पूरा फॉर्मूला हो गया। उसके बाद हमने एरिया और पेरीमीटर को प्रिंट करा दिया। देखो स्टार्ट किया, एल और बी को इनपुट कराया, हाँ एरिया बराबर एल इंटू बी करा, और पेरीमीटर बराबर 2 इंटू एल प्लस बी कर दिया, और डिस्प्ले करा दिया और स्टॉप कर दिया। तो ये आपका क्या हो गया, एरिया और पेरीमीटर किसका, रेक्टेंगल का हो गया। बात समझ में इतनी आ गई। आइए अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। अगला एग्जांपल बेटा हमको क्या दिया हुआ है, अगला एग्जांपल कह रहा है कि हमको बताना है किसका, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ सर्कल। ठीक है ना, आप फिलहाल पेरीमीटर्स को नहीं कहेंगे, सरकमफ्रेंस कहेंगे, बट लिखा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पेरीमीटर भी इसको कहा जा सकता है। ठीक, अब रेडियस के लिए हमने आर ले लिया, एरिया के लिए एरिया ले लिया, और पेरीमीटर या फिर सरकमफ्रेंस के लिए हमने पेरीमीटर ले लिया। सिंपल सा तरीका, ये फॉलो करते हैं। स्टार्ट करा हमने, आर की वैल्यू इनपुट कराई, और एरिया बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, तो हमने 22/7 यहाँ पर लिख दिया, और आर इंटू आर लिख दिया। पेरीमीटर बराबर क्या होता है बेटा, 2 पाई आर होता है, तो यहाँ पर हमने 2 पाई आर लिख दिया। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और आर मतलब आर, और हमने डिस्प्ले करा दिया एरिया और पेरीमीटर को। यहाँ पर देखिए स्टार्ट हुआ, पैरेललोग्राम में आर आया, और उसके बाद प्रोसेसिंग में हमने क्या करा,
पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर प्रोसेसिंग में हमने 2 पाई आर कर दिया, देन हमने पैरेललोग्राम के अंदर आउटपुट दे दिया किसका, एरिया और पेरीमीटर का, और ये हमारा स्टेप हो गया। ठीक है ना। आगे बात करते हैं। आगे आपसे कह रहा है कि क्या करना है, आपको बताना क्या है, यहां पर आपको थोड़ा सा बताना है किसके बारे में, ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल का आपको फ्लो चार्ट बनाना है और एल्गोरिथम बनाना है, और ट्रायंगल का फाइंड करना एरिया एंड पेरीमीटर। बात समझ में आई। यहां पर आपको क्या दिया गया है, 3 साइड्स दी गई हैं, और 3 साइड्स हमारी कौन कौन सी, ए है, बी है और सी दी गई है। तो बस आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपल से तरीके से हीरोज फॉर्मूला लगा सकते हैं, और हीरोन फॉर्मूला के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, अंडर रूट यहां पर आता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाता है, हीरोज फॉर्मूला के तहत आपके ट्रायंगल का आ जाता है एरिया। ठीक है ना, बस आ गया सिंपल। और पेरीमीटर में क्या करते हैं बेटा, पेरीमीटर में सिंपल से तरीके से हम लोग a प्लस बी प्लस सी कर देते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मामला गड़बड़ लिखा गया है, यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, a लिख देना है, a प्लस बी प्लस सी लिख देना है बस। ठीक है ना, यहाँ पर ये थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई थी, तो यहाँ पर ये आपको बना देना है। और यहाँ पर एसक्यूआरटी लगाया, एसक्यूआरटी का मतलब होता है स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट का मतलब अंडर रूट हो जाता है। और यस क्या होता है, तो बेटा आपको याद रखना, यस हम लोग कहते हैं अर्ध परिमाप को। किसको कहते हैं, अर्ध परिमाप। तो देखो ये अर्ध परिमाप निकाला गया ना, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो इसके लिए थोड़ी सी मैथ, आपको मैथ की नॉलेज बेटा होनी चाहिए, तब आप एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे, और आपको वो चीजें सीखने में कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल ये बातें समझ में आ रही होंगी, एग्जांपल्स आपको समझ में आ रहे होंगे। आपको क्या करना है, सिंपल से तरीके से कुछ अपने मन से 2-4 फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम बनाने हैं, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे आप तो बहुत अच्छे से चीजें क्लियर में हो जाएंगी आपकी। ठीक, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आपका सिंपल इंटरेस्ट का है। सिंपल इंटरेस्ट में आपको प्रिंसिपल, टाइम, रेट और एसआई कैलकुलेट करना है। बस स्टार्ट करिए। पीआरटी या फिर पीएनआर को आपको एंटर कराना है और फॉर्मूला लगा देना है। क्या होता है, पीआरटी अपॉन 100 होता है। ठीक है ना, क्या हो जाता है, पीआरटी अपॉन 100 हो जाता है। किसका, एसआई का फॉर्मूला। तो एसआई हमको निकाल लेना है पीआरटी अपॉन 100 करके ऐसे। ठीक, मतलब मूलधन गुणे दर गुणे समय। तो यहां पर वो पूरा फॉर्मूला लगा करके हमने एसआई को कैलकुलेट कर लिया है। बात समझ में आ गई। तो यहां पर थोड़ा सा लिखा हो, डिस्प्ले एसआई लिखना था, एफ एक्स्ट्रा लिख गया। ठीक है ना, तो ये आपका एग्जांपल हो गया। आगे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है बेटा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमने आपको बताया है। ए बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100। ठीक है ना, 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन, आर अपॉन 100 की पावर एन। आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन का पूरा सही फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसी पर आपको ये चीजें पूरी अच्छे से रख देनी है। बात समझ में आई। हाँ, अब सीआई निकालना है। तो सीआई निकालने का बेटा तरीका क्या होता है, सीआई निकालने का तरीका होता है ए माइनस एफ, सॉरी ए माइनस एफ कह रहा हूं, ए माइनस पी। ठीक, तो इससे क्या मिल जाएगा, इससे सीआई मिल जाएगा, और वही फॉर्मूला यहां पर डायरेक्टली अप्लाई कर दिया गया है, और वो फॉर्मूला डायरेक्टली रख करके सीआई कैलकुलेट कर लिया गया है। बात समझ में आई। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। फिलहाल वीडियो को बेटा बहुत ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब एक और आपको दिया गया है स्वैपिंग करने का। तो स्वैपिंग उसके बाद फिर आपको टेम्परेरी वेरिएबल के थ्रू करना है, और यहां पर बिना टेम्परेरी वेरिएबल के करना है। देन फिर आपकी अगली कहानी स्टार्ट हो जाती है किसकी, कंडीशनल फ्लोचार्ट की। तो कंडीशनल फ्लोचार्ट की जो क्लास है उसको हम लोग सेकंड पार्ट में देखेंगे। इसका भी सेकंड पार्ट आना बाकी है, जहां पर आप इसके और सारे एग्जांपल देखेंगे, कैसे लूप काम करता है, कैसे कंडीशन काम करता है। तो फिलहाल अभी के लिए आज की क्लास में इतना ही। अभी हमको दीजिए इजाजत। और हाँ, जाने से पहले एक चीज और, कि अभी तक आपने वो 6 वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाकर के उन 6 वीडियोस को जरूर देखिए, क्योंकि हम इस बार पाइथन बिल्कुल बेसिक से शुरू किए हैं और बिल्कुल एडवांस तक जाएंगे, और क्लासेस आपके डेली रूटीन पर इसी तरीके से आती रहेंगी। आप अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है, और शेयर करने के साथ साथ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और उन तक भी इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए जो पाइथन सीखना चाहते हैं या फिर जो ओ लेवल की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी बैटरी भी जाने की इजाजत मांग रही है, तो हम भी अभी आपसे इजाजत लेते हैं। आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।